नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 सोशल साइंस जो 7 जुलाई को आप सभी का बोर्ड एग्जाम है उसके कुछ वीवीआई प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहां पहुंचे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीकट पहुंचे थे बच्चों। और एक कालीकट कौन से राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है बच्चों। ठीक है, तो पुर्तगाली नागरिक जो वास्को डी गामा है बच्चों 1498 ईस्वी में कालीकट सबसे पहले पहुंचे थे और एक कालीकट आपका केरल राज्य में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर में। और जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है बच्चों? सांची। उसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कि जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है बच्चों? सांची है इसका नाम। ठीक है, और यहीं पे टाटा स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी तट पर। ठीक है, सूरत बंदरगाह आपका भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। और पूर्वी तट पर कौन कौन से बंदरगाह स्थित है बच्चों? इसे भी आप लोग याद रखिएगा। जैसे आपका चेन्नई का बंदरगाह हो गया, विशाखापट्टनम का बंदरगाह हो गया, ये दोनों जो बंदरगाह है बच्चों आपका पूर्वी तट में स्थित है। और सूरत का जो बंदरगाह है आपका और कोसी का जो बंदरगाह है बच्चों ये आपका पश्चिमी तट में स्थित है। क्लियर है बच्चों? ध्यान से सुनते जाइए, सारा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, रटने का प्रयास नहीं कीजिएगा, नहीं तो नहीं याद होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सूरत बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इसी से रिलेटेड प्रश्न है बच्चों। तो सूरत बंदरगाह आपका गुजरात राज्य में स्थित है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी में भारत की बुनाई का प्रमुख केंद्र कहां पे था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल प्रांत में था बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में किस जगह स्थापित हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बम्बई में। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में पहली बार सूती कपड़ा मिल कब स्थापित किया गया था? तो 1854 में। और कहां पे स्थापित किया गया था? बम्बई में। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है कि स्पिनिंग जेनी, ये स्पिनिंग जेनी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कि परंपरागत तलिकाओं की उत्पादकता बढ़ाने वाली एक मशीन है। स्पिनिंग जेनी क्या है बच्चों? एक परंपरागत तलिकाओं की उत्पादन बढ़ाने वाली एक मशीन है। उसके बाद देखिए आठवां क्वेश्चन है बच्चों कि मसलिन या तो मलमल क्या है? तो ये क्या है बच्चों? बारीक सूती कपड़ा है। क्या है? बारीक सूती कपड़ा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कैलिको अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये आपका सूती कपड़े के छीट से यह अधिनियम आपका कैलिको अधिनियम संबंधित है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जामदानी एक तरह का होता है। क्या होता है बच्चों? रेशमी साड़ी होता है। क्या होता है? जामदानी एक तरह का रेशमी साड़ी होता है। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे हम लोगों ने इतना शॉर्ट प्रश्नों को देखा। अब हम लोग लॉन्ग प्रश्न को देखेंगे बच्चों जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की ज्यादा से ज्यादा संभावना है। ठीक है, इसके बाद कुछ और वीडियो अपलोड होगा। अगर आपके पास समय है बच्चों तो उसे भी आप लोग देख लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग चैनल पे विजिट करके उसे देख सकते बच्चों। ठीक है, तो देखिए बच्चों 11वां प्रश्न है कि भारतीय कपड़े विश्व भर में क्यों प्रसिद्ध है? जो भारत के कपड़े है बच्चों वे विश्व भर में प्रसिद्ध है और इसका मार्केट विश्व भर में है। तो ये क्यों प्रसिद्ध है सो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ज्यादा आपको नहीं लिखना है क्योंकि आपके पास मात्र 1.5 घंटे का समय दिया है। ठीक है, तो देखिए बच्चों भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीकी कारीगरी के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ के मसलिन यानी कि मलमल अपनी बारीकी बुनाई के लिए मशहूर है। कालीकट की निकटवर्ती क्षेत्र में प्राप्त कैलिको कपड़े प्रसिद्ध हुए। जमादानी बुनाई, पटोला बुनाई, बांडना डिजाइन आदि की यूरोपीय बाजार में व्यापक मांग थी। भारतीय कपड़े अपनी छपाई छीट डिजाइन के लिए भी विश्व में प्रसिद्ध है। तो किस लिए प्रसिद्ध है बच्चों? अपनी एक यहाँ पे जो अलग अलग तरह की बुनाई है बच्चों। ठीक है, यहाँ की अलग अलग जो डिजाइन है इस वजह से क्या है, और या तो अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व में क्या है, प्रसिद्ध है बच्चों। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि टिस्को की स्थापना क्यों की गई थी? तो टिस्को का पहले फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? पहले वो जानिए आप लोग। टिस्को का फुल फॉर्म होता है बच्चों टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। आप लोग नोट कर लीजिए टिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, तो इसकी स्थापना क्यों की गई थी? देखिए बच्चों कि 19वीं शताब्दी में भारत आमतौर पर ब्रिटेन में बनी स्टील का आयात कर रहा था। यहाँ लो अयस्क व कोयले का विशाल भंडार थे लेकिन इसे निर्यात किया जाता था। मतलब यहाँ पे देखिए आपका जैसे झारखंड में कोयला तो काफी मात्रा में बच्चों, लोहा भी काफी मात्रा में है, लेकिन फिर भी क्या होता था बच्चों, ये जो लोहा और कोयला है
वो दूसरे देश में निर्यात किया जाता था, दूसरे देश में बेचा जाता था और वहां पे बनाया जाता था स्टील, और वहां से हम लोग क्या करते थे, आयात करते थे स्टील को, मतलब खरीदते थे बच्चों। ठीक है, तो देखिए भारत में रेलवे का विस्तार इस्पात की मांग में काफी बढ़ गया। मतलब उसी समय से क्या हो रहा था, 1853 में आपका पहली बार रेलवे चला था, तो उसी समय क्या हो रहा था बच्चों, वही शताब्दी में 19वीं शताब्दी में रेलवे का विस्तार हो रहा था। ठीक है, रेलवे बन रही थी, रेलवे की पटरियां बन रही थी, तो उसमें काफी मात्रा में स्टील चाहिए, लोहा चाहिए। तो इस वजह से क्या हुआ बच्चों, इस मांग को काफी, पूर्ति काफी और व्यापारिक लाभों को काफी बढ़ते देखते हुए टिस्को की स्थापना की गई। तो इसी वजह से क्या हुआ बच्चों, टिस्को की स्थापना की गई थी। वहीं जो प्रथम विश्व युद्ध है बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध की बढ़ती मांग ने इसके विकास को बल दिया। मतलब प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था, वहां पे बहुत सारे के बंदूक बनना था, गाड़ी बनना था, ठीक है, कई तरह के औजार बनना था, उस समय हथियार की ज्यादा मांग बढ़ गई थी। तो इसके जो हथियारों की मांग थी बच्चों, स्टील का ज्यादा मांग था, तो जो इसका मांग था बच्चों, उसमें जो टिस्को का विकास हुआ, इसको बल दिया गया। इसका 90% स्टील ब्रिटिश सरकार खरीद लेती थी, क्या बनाने में, हथियार बनाने में। जो ब्रिटिश सरकार का मतलब ब्रिटेन ब्रिटेन का ही राज यहाँ पे चल रहा था ना, अंग्रेजों का राज यहाँ पे चल रहा था ना, तो क्या करते थे, अंग्रेज ही क्या करते थे, खरीद लेते थे लगभग 90% स्टील को। तभी क्या हुआ, जो आपका टिस्को है बच्चों, टाटा स्टील है आपका, जो जमशेदपुर में स्थापना किया गया था। ठीक है, तो उसका विकास इस प्रकार से संभव हो पाया बच्चों। क्लियर है, और इस प्रकार से उसका क्या हुआ, यहाँ पे स्थापना हुआ था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति का भारतीय कुटीर उद्योग पर कैसा प्रभाव पड़ा। तो देखिए बच्चों, औद्योगिक क्रांति ने भारतीय कुटीर उद्योग को पतन की कारागार पर पहुंचा दिया। सूती मिलों के विकास ने पारंपरिक बुनकरों की रोजी रोटी छीन ली। उन्होंने अपना कार्य छोड़कर खेतीहर मजदूर बना दिया। इसी प्रकार लोहा गलाने व बर्तन बनाने वाली जनजातियों का रोजगार भी छिन गया। पारंपरिक रूप से लोहे बनाने वाले कारीगरों की समझ लकड़ी लो अल्क की समस्या की गिरती मांग ने बेरोजगार बना दिया। तो औद्योगिक क्रांति का भारतीय कुटीर उद्योग पर ऐसा प्रभाव पड़ा बच्चों। मतलब जो छोटे छोटे व्यापारी थे, मतलब जो कुटीर उद्योग से जुड़े लोग थे, जो छोटे मतलब लोहे गला करके बर्तन बनाते थे, इससे जुड़े जुड़े जिससे रोजगार प्राप्त होते थे, वे क्या हुआ बच्चों, ये बर्बाद होगी, मतलब उसका रोजगार छिन गया और खेती से वो जुड़ने लगे। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों कि बुनकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। यानी कि औद्योगिक क्रांति के समय जो बुनकर थे बच्चों, उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से सुनिए आप लोग। देखिए कि बुनकरों को ब्रिटिश उद्योग में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था, जो सुंदर, टिकाऊ एवं सस्ते होते थे। मतलब औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ, अलग अलग तरह के मशीनों का आविष्कार हुआ बच्चों। ठीक है, तो मशीनों का आविष्कार हुआ तो उसी से आपका कपड़े भी बनने लगे। तो जो वहां कपड़े बनते थे वो ज्यादा टिकाऊ था। मशीन से बनेंगे तो ऑटोमेटिक आपका सस्ता रहेगा। ठीक है, जो हाथ उससे बनते हैं, ठीक है, उसका क्या होता है बच्चों, वो महंगा होता है। जो मशीन से बनते हैं वो सस्ता होता है, क्योंकि मशीन क्या करता है, कम मजदूर लगता है मशीन में, और कम ही पूंजी में क्या होता है, वो ज्यादा और कम समय में वो क्या करता है, ज्यादा उत्पादन कर देता है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, भारत में जो कपड़े का निर्यात पर भारी टैक्स लगा दिया गया, जबकि इंग्लैंड से आयात पर छूट दी गई। इस प्रकार मांग घटने के कारण बुनकरों के सामने आजीविका की समस्या पैदा हो गई और अपना पैसा छोड़कर खातिरदारी मजदूर बन गई। देखिए वहां पे क्या होता, उस समय जो औद्योगिक क्रांति जब आया था बच्चों, उस समय क्या था, यहाँ पे अंग्रेज का सरकार था। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, इंग्लैंड से हुआ था बच्चों। ठीक है, इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे क्या था, अगर आप इंग्लैंड से कपड़ा मंगाइएगा ना, तो क्या करेंगे, जो ब्रिटेन की सरकार है वो वहां से कम टैक्स लेगा, और यहाँ से अगर आप लोग क्या कीजिएगा, कपड़े को लीजिएगा तो आपसे ज्यादा टैक्स लेगा। अपना फायदा उन लोग पूरा वहां पे देखा, वहां पे रोजगार उन्होंने काफी ज्यादा दिया। तो इससे क्या हुआ, यहाँ कपड़ा बिकेगा नहीं तो क्या होगा, कपड़ा बिकेगा नहीं तो पैसा आएगा नहीं, खाएगा नहीं तो भूख से मर जाएगा, पैसा आएगा तो नहीं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, सब लोग कपड़े जो अपना जो पैसा था बच्चों, मतलब एक तरह से कह सकते जो अपना उसका कार्य था, पारंपरिक कार्य था कपड़े बनाना, ठीक है, उसको उन्होंने छोड़ दिया और खेतिहारी मजदूर में लग गया बच्चों। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेज काश्तकारों को अस्थायी रूप से क्यों बसाना चाहते थे। जो काश्तकार थे बच्चों, उसे अंग्रेज अस्थायी रूप से क्यों बसाना चाहते थे, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए बच्चों, अंग्रेज काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाना चाहते थे ताकि उस पर नियंत्रण रखा जा सके, उसे अपने नियत आमदनी पर राजस्व प्राप्त होती रहे। ठीक है, इस वजह से क्या करते थे बच्चों, जो अंग्रेज थे वह काश्तकारों को बसाना चाहते थे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी में भारत में बुनाई के प्रमुख केंद्र क्या था। तो देखिए बच्चों, 18वीं शताब्दी में भारत में बुनाई का प्रमुख केंद्र क्या था, बंगाल प्रांत था। 2 नंबर वाले क्वेश्चन मैंने पहले किया था। ठीक है, ढाका बंगाल प्रांत का कहां पे था बच्चों, ढाका, जो वर्तमान बांग्लादेश का क्या है बच्चों, राजधानी है। सबसे क्या था, सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। इसके अलावे राजस्थान, गुजरात, मद्रास, पंजाब, आंध्र प्रदेश,
के आदि क्षेत्रों में अनेक केंद्र स्थापित किए गए थे। 18वीं शताब्दी में बुनाई का यह मुख्य केंद्र था बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बूट्स स्टील बेहतर क्यों माना जाता था? अन्य स्टीलों की तुलना में बूट्स स्टील जो था बच्चों उसे बेहतर क्यों माना जाता था? तो देखिए कि बूट्स स्टील लोहे को लकड़ी के कोयले के साथ मिलाकर के मिट्टी की छोटी छोटी हड्डियों में रख करके प्रगलन के द्वारा तैयार किया जाता था। इस प्रकार का बनकर बना स्टील काफी सख्त होता था और मजबूत होता था। इससे बनी तलवार इतनी पेनी होती थी कि लोहे के कवच को भी आसानी से चीर देती थी। इसलिए बूट्स स्टील को बेहतर माना जाता, मतलब ये काफी मजबूत होता बच्चों। इससे जो तलवार बनती थी वो भी काफी महत्वपूर्ण होता था। इससे जो कवच बनता था वो भी काफी अच्छा होता था। इस वजह से बूट्स स्टील को काफी बेहतर माना जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि औद्योगिक क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किन क्षेत्रों में पड़ा? ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में और तो 3 नंबर में फिक्स पूछा जाएगा, ठीक है बच्चों। तो कि औद्योगिक क्रांति का प्रभाव किस क्षेत्र में सर्वाधिक पड़ा था? देखिए बच्चों, औद्योगिक क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव सूती वस्त्र उद्योग और लौह इस्पात उद्योग पर पड़ा। स्पिनिंग जेनी, स्टीम इंजन, पावर लूम आविष्कार ने सूती वस्त्र उद्योग को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया। सूती काटना बुनना आसान हो गया, मतलब जो मशीन इस समय आविष्कार हुए थे, स्पिनिंग जेनी मशीन आविष्कार हुए थे, ठीक है, स्टीम इंजन आविष्कार हुए थे, पावर लूम आविष्कार हुए थे। ये जो मशीन था बच्चों वो क्या करते थे, जो सूत है बच्चों, ठीक है, उसको काटना बुनना काफी आसान कर दिए थे, ठीक है। इससे जो सूती वस्त्र से जो लोग जुड़े हुए थे बच्चों उसको क्या कर दिए, बेरोजगार कर दिए। देखिए वही लिखा हुआ है कि मिलों की संख्या में तेजी से बढ़ने लगे, सरकार ने सहयोग दिया, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ ही पेरनिक बुनकर उद्योग को आघात लगा। हाथ से बने कपड़ों की मांग गिर गई, बुनकर बेरोजगार हो गए, अधिकांश बुनकर खेतीहार मजदूर बन गए। युद्ध सामग्री जिसे रेल इंजन डिब्बे, ठीक है, पटरी सेतु निर्माण में आदि भारी मांग के कारण लौह इस्पात उद्योग का भी विकास हुआ। पारंपरिक ग्रामीण प्रगलन केंद्रों पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। वे उजड़ गए और वह वन अधिनियम के कारण वह लकड़ी मिलाना कठिन हो गया बच्चों। क्लियर है? तो ये था औद्योगिक क्रांति का प्रभाव इन क्षेत्रों पर पड़ा था बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए अब 1857 की जो क्रांति है चैप्टर है बच्चों, उससे अब क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो किसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है? तो 1857 का जो क्रांति था बच्चों उसी को सिपाही विद्रोह कहा जाता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन घुमा करके पूछा जा सकता है कि 1857 ईस्वी की क्रांति विद्रोह को क्या कहा जाता है? तो इसे सिपाही विद्रोह कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी की क्रांति को विद्रोह भी कहा जाता है, तो इसे कौन सा विद्रोह कहा जाता है? सिपाही विद्रोह कहा जाता है। वही क्वेश्चन था घुमा करके। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1857 की विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, लॉर्ड कैनिंग था। और ये आपका बोर्ड एग्जाम में फिक्स आएगा, ठीक है। सारा इंपॉर्टेंट है लेकिन ये फिक्स आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है बच्चों। तो लॉर्ड कैनिंग उस समय क्या थे? गवर्नर थे बच्चों, गवर्नर जनरल थे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, विलय या हड़प नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाई गई थी बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये हड़प नीति क्या था, मानो मैं समझा देता हूं, ठीक है। आपको लिखने को भी आ सकता है कि हड़प नीति पर एक निबंध लिखें या तो एक टिप्पणी करें, ठीक है। तो देखिए बच्चों हड़प नीति का मतलब ये था कि जिस भी राजा का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होता था बच्चों, उसे अंग्रेज क्या करते थे? जबरदस्ती अपने राज्य में मिला लेते थे। इसी को क्या कहते हैं? हड़प नीति कहा जाता है, या तो लैप्स ऑफ डॉक्ट्री कहा जाता था बच्चों, ठीक है। मतलब जैसे कि एक देख सकते हैं, जैसे झांसी की रानी का जो बेटा था बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा बचपन में सीरियल को, ठीक है, कि उसका बेटा क्या होता है? मर जाता है, तो उसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं बचता है, तो वो क्या करते बच्चों? अपने जो झांसी राज्य था बच्चों, अंग्रेज क्या करते हैं? उसे अपने में मिलाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसी को ये जो नीति था बच्चों, जिसका उत्तराधिकारी नहीं रहेगा उसे अपने राज्य में अंग्रेज क्या करते थे? अपने साम्राज्य में मिला लेते थे ताकि उसका साम्राज्य का विस्तार हो सके। इसी को क्या कहा गया था? हड़प नीति कहा गया था। देखिए बच्चों, तो ये किसने अपनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज्य हड़प नीति के आधार पर राज्य विलय का सही क्रम क्या है? मतलब सबसे पहले कौन सा राज्य मिला था बच्चों? 17 मिला था। उसके बाद सबलपुर, उसके बाद नागपुर, फिर उसके बाद अवधपुर, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा 17 मिला था, उसके बाद सबलपुर, उसके बाद नागपुर, उसके बाद अवध। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की विद्रोह का तत्कालीन क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस। क्या था बच्चों? जो कारतूस बनते थे, जो गोली बनते थे, ठीक, गोली नहीं कर सकते तो पिस्तौल बनते थे, उसमें क्या किया जाता? गाय और क्या बोलते हैं आपका जो सुअर की चर्बी को प्रयोग किया जाता था। इस वजह से क्या था? यही एक मुख्य कारण था बच्चों 1857 की विद्रोह का, ठीक है। और भी कारण था लेकिन यही मुख्य कारण था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है
कंपनी सरकार ने 1856 ईस्वी में किस राइफल के प्रयोग की अनुमति दी थी? तो किस राइफल का बच्चों? एनफील्ड गन का। किसका? एनफील्ड गन राइफल की प्रयोग की अनुमति दी थी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1857 की विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? तो बंगाल के बैरकपुर से हुई थी बच्चों। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा बच्चों, यहाँ पे थोड़ा डाउट है, मेरठ होना चाहिए, ठीक है, शायद यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुआ था? मेरठ से। और एक बार बैरकपुर आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बैरकपुर के किस भारतीय सैनिक ने विद्रोह शुरू किया था? तो मंगल पांडे ने किया था बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सैनिक कहाँ जाना जान धर्म के विरुद्ध समझते थे? तो समुद्र पार, ठीक है। भारतीय सैनिक जो थे बच्चों क्या करते थे? जो विश्व युद्ध उस समय होता था, ठीक है, मतलब क्या करते थे यहाँ के जो सैनिक था बच्चों, विश्व युद्ध उस समय तो नहीं होता था लेकिन 1857 के समय, लेकिन यहाँ के जो सैनिक थे बच्चों उसे क्या करता था? समुद्र के पार यानी कि उसे ब्रिटेन ले जाया जाता था, ठीक है। तो वो क्या करते थे? इसी का विरोध करते थे भारतीय सैनिक, उसी को मतलब पाप समझते थे हिंदू धर्म में कि आप समुद्र के पार नहीं जाएंगे। ये भी एक मुख्य कारण था 1857 की क्रांति का। उसके बाद देखिए बच्चों वीवीआई क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में फिक्स आएगा, ठीक है, सारा वीवीआई, लेकिन ये वीवीआई का स्क्वायर ये फिक्स छपेगा। देखिए बच्चों कि नीलांबर पीताम्बर जो दो भाई थे वो कहाँ के दो महान स्वतंत्रता सेनानी थे? तो ये झारखंड के थे बच्चों, और झारखंड के कहाँ? पलामू के थे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि तात्या टोपे किनके सेनापति थे? तो यह नाना साहेब के सेनापति थे बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो यह झांसी की रानी थी। झांसी की रानी आप लोगों ने देखा है सीरियल, तो ये झांसी की रानी थी बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी की क्रांति में झांसी के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के सैनिकों का नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र कौन थे? तो नाना साहब था। कौन थे बच्चों? जो आपका बाजीराव द्वितीय थे उसके दत्तक पुत्र कौन थे बच्चों? नाना साहब थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर कुमार सिंह, बाबू वीर कुमार सिंह किस राज्य से संबंधित है? तो ये कौन से राज्य से संबंधित थे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बिहार, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बिहार से संबंधित थे। तो अवध, ठीक है, उस अभी बिहार है उस, तो आप कहीं कहीं अवध भी लिख दीजिएगा तो गलती नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कब फांसी दिया गया था? तो ये झारखंड से संबंधित है। इसे कब फांसी दिया गया था बच्चों? 16 अप्रैल 1858 को फांसी दिया गया था, ठीक है। तो वीर कुमार सिंह आप लोग याद रखिएगा, यहाँ लिखा गया है बिहार से संबंधित है, तो अवध से। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी उमर राव सिंह और शेख भिखारी 8 जनवरी 1858 को कहां फांसी दिया गया था? तो ये उमर राव सिंह और शेख भिखारी को कहां पे फांसी दिया गया था बच्चों? तो चूटूपाली की घाटी में फांसी दिया गया था। कब दिया गया था? 1858 में, 8 जनवरी 1858 को। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था? तो किसे? बहादुर शाह द्वितीय को। जो 1857 के विद्रोही थे बच्चों उन्होंने बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि रानी लक्ष्मीबाई, जो रानी लक्ष्मीबाई थी बच्चों वो अंग्रेजों के विरुद्ध क्यों लड़ी थी? तो क्यों लड़ा था बच्चों? तो देखिए कि जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने हड़प नीति, क्या हड़पो नहीं, हड़प नीति के तहत गोद लेने वाले की प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को अंग्रेजों ने राजा मानने से इनकार कर दिया और झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। अतः रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। मतलब आप देखिए हड़प नीति के बारे में मैंने आपको पहले बताया, जिसका उत्तराधिकारी है तो वो गोद नहीं ले सकते हैं और उसे क्या होना पड़ता था बच्चों? अंग्रेज साम्राज्य में उसे विलय होना पड़ता था। तो इसी का विरोध करती थी कौन? झांसी की रानी यानी कि लक्ष्मीबाई विरोध करती थी, इस वजह से उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि भारतीय सैनिकों ने नई राइफल का प्रयोग करने से क्यों मना कर दिया था? तो अभी कुछ देर पहले बनाए कि जो कारतूस बना था बच्चों, नई राइफल जो बना था उसमें क्या था बच्चों? उसमें चर्बी था, ठीक है। तो हम लोग देखिए शायद जो सुअर है बच्चों उसको मुस्लिम धर्म में पवित्र माना जाता है, ठीक है, और हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना जाता है, तो इसके चर्बी का प्रयोग किया जाता था। तो क्या जो सैनिक थे बच्चों इसको छूने से क्या करते थे? मना कर देते थे, ठीक है। तो इस वजह से क्या था बच्चों? इस वजह से 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। देखिए बच्चों नई एनफील्ड राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग पर मुंह से काटकर बंदूक में गोली भरना पड़ता था, ठीक है। जनवरी 1857 में बंगाल की सेना ने यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है, जो हिंदू और मुसलमान दोनों की धार्मिक आस्था पर चोट है। इसी वजह से भारतीय सैनिकों की नई राइफल का प्रयोग करने से मना कर दिया था बच्चों।
क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति कब और कैसे शुरू हुई थी। तो कब और कैसे शुरू हुई थी बच्चों, देखिए चर्बी वाले कारतूस की अफवाह से सभी छावनियों, मतलब छावनी किसे कहते हैं, जहाँ पे सेना का अड्डा होता है, ठीक है। जैसे झारखंड में एक छावनी बोर्ड है, कहाँ पे है, रामगढ़ में सेना का एक अड्डा है, ठीक है। तो जो सेना का, जहाँ पे सेना का अड्डा होता है उसी को छावनी कहा जाता है। तो सभी छावनियों में फैल गई। सैनिकों ने इस कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। 29 मार्च 1857 ईस्वी को अपनी रेजिमेंट बैरकपुर यानी कि मुर्शिदाबाद छावनी में मंगल पांडे ने अपने साथियों के साथ विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी दे दी। यह सूचना जंगल की तरह जंगल में आग की तरह फैल गया, ठीक है। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में सिपाहियों ने खुल के करके क्या क्या विरोध किया बच्चों, क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब और कैसे हुई। अभी हम लोग भारत के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि झारखंड के बारे में कि झारखंड में जो 1857 की क्रांति की शुरुआत है बच्चों, वो कब और कैसे हुई। तो देखिए जो दानापुर कैंट में हुए विद्रोह की सूचना से प्रेरित होकर के 12 जून 1857 ईस्वी में रोहिणी गांव, जो वर्तमान के देवघर जिला में और तत्कालीन उस समय हजारीबाग जिला के अंतर्गत आता था बच्चों, से क्रांति की शुरुआत हुई। इसका नेतृत्व अमानत अली और सलामत अली तथा शेख हारून ने किया, जिन्हें फांसी दे दी गई। 30 जुलाई को हजारीबाग और 2 अगस्त को रांची डोरंडा छावनी और 31 जुलाई को चूटूपाली घाटी में विद्रोह हुआ था बच्चों, क्लियर है। तो इस प्रकार से 1857 की क्रांति की शुरुआत झारखंड में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि देशी राजाओं ने 1857 की क्रांति में भारतीय सैनिकों की मदद क्यों की। ठीक है, तो देखिए बच्चों, लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए विलय या हड़प नीति अपनाई। उसने गोद लेने की प्रथा को अवैध घोषित कर दिया, मतलब कोई भी गोद नहीं ले सकता है। और 17 नागपुर, संथालपुर, झांसी और बरार आदि राज्यों को पर अधिकार कर लिया। कुशासन का आरोप लगा करके अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। मुगल बादशाह ने नजराना बंद कर दिया, मुगल बादशाह को नजराना बंद कर दिया। सिखों पर से भी बादशाह का नाम हटा दिया गया। इन कार्रवाई से कमजोर हो चुके शासक परिवार परेशान हो गए और तथा अन्य शासकों से भी भय फैल गया। देसी राजाओं ने सेनाओं को भंग कर दिया। इन सब कारणों से देसी राजाओं ने अंग्रेजों की घोर विरोधी हो गए और 1857 की क्रांति में न केवल भारतीय सैनिकों की मदद की, बल्कि कई राजाओं ने खुल करके विद्रोह में भाग लिया, क्लियर है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के बाद भारत में क्या क्या बदलाव हुए। देखिए बच्चों, तो 1857 की क्रांति असफल रही, फिर भी अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में को बदलाव करना पड़ा। कुछ बदलाव निम्न प्रकार के थे। पहला देखिए कि कंपनी से भारत का शासन करने का अधिकार छीन लिया गया और ब्रिटिश महारानी के हाथों में चला गया, पहला ये बदलाव था। दूसरा बदलाव था बच्चों कि भारतीय सिपाहियों की संख्या घटा दी गई, यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ा दी गई और सिपाही के लिए गोरखा, सिखों और पठानों की भर्तियां की गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये मतलब नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट बदलाव हुआ था कि भारत में शासन के लिए एक भारतीय मंत्री या सचिव तथा 16 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल बनाई गई। उसके बाद चौथा जो पॉइंट है बच्चों कि विलय या हड़प नीति समाप्त कर दी गई, साम्राज्य विस्तार की नीति को समाप्त हो गई और आर्थिक शोषण का युग प्रारंभ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट कि अंग्रेजों में भारतीयों के धर्म एवं सामाजिक रीति रिवाजों को संपन्न करने का फैसला लिया। अगला पॉइंट है बच्चों कि अगला बदलाव जो हुआ था कि भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास हुआ। तो ये 6 बदलाव हुए थे बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। तो देखिए बच्चों, 1857 की क्रांति को कंपनी ने पूरी तरह से तत्काल ताकत लगाकर कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और अधिक सैनिक मंगवाए, मतलब जो अपने देश के सैनिक थे उसे अधिक सैनिक मंगवाए बच्चों। विद्रोह का मुख्य केंद्र पर धावा बोल दिया गया। विद्रोहियों को सजा जल्दी देने के लिए नए कानून बनाए गए। दिल्ली पर कब्जा कर अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय पर मुकदमा चला करके और आजीवन कारावास की सजा दे करके रंगून जेल भेज दिया गया। तो क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर में बन सकता है कि जो बहादुर शाह द्वितीय थे बच्चों, उसको कौन सा जेल भेजा गया था, तो रंगून जेल भेजा गया था, ठीक है। सैकड़ों सैनिकों, विद्रोहियों, नवाब और राजाओं को फांसी पर लटका दिया गया। तो ये इस तरह से दबाने का प्रयास किया गया था बच्चों 1857 की क्रांति का।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किन्हें मिला? तो किन्हें मिला बच्चों? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को मिला था। उसके बाद देखिए मतलब उन्हीं का श्रेय दिया जाता है, इन्होंने ही मतलब सती प्रथा पर बैन लगाया था, राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह के लिए किसने काफी मेहनत की? तो किसने किया था बच्चों? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अगला क्वेश्चन है कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले और इसकी पत्नी का नाम क्या था? सावित्रीबाई फुले। तो ये जो दोनों थे बच्चों वो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सती प्रथा को बंद करने, नर बलि को बंद करने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए समाज सुधारकों का कार्य किस सरकार ने किया था? तो कंपनी सरकार ने किया था बच्चों। देखिए अंग्रेजों ने कुछ बढ़िया भी किया था तो कुछ गलत भी किया था। देखिए इन्होंने जो सती प्रथा था बच्चों उसे बंद कर दिया, ये जो विधवा पुनर्विवाह था उसे बढ़ावा दिया गया, जो नर बलि था आदमी को अभी हम लोग पाठा उठा काटते हैं ना, बकरा काटते हैं ना, तो पहले आदमी को काट दिया जाता था, तो उसे बंद किया, जो नर बलि था उसे बंद कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों कि पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली महिला कौन थी बच्चों? तो रजिया सुल्तान थी। और ये किसकी बेटी थी बच्चों? इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, किसकी बेटी? इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला क्वेश्चन है कि हर विलास शारदा के प्रयास से 1929 में शारदा कानून बना था। शारदा कानून किससे संबंधित था? तो शारदा कानून कब बना था उसे भी याद रखिएगा। 1929 में बना था। किसके प्रयास से बना था? हर विलास शारदा के प्रयास से बना था। और ये किससे संबंधित था बच्चों? लड़के लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम उम्र से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है कि भोपाल की बेगम ने लड़कियों की शिक्षा के लिए कहाँ विश्वविद्यालय खोला था? तो अलीगढ़ में। कहाँ पे? अलीगढ़ में भोपाल की बेगम में लड़कियों की शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय खोला था बच्चों। इसके बाद और भी क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा बच्चों, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के। इस वीडियो को आप लोग दोस्तों में शेयर जरूर करें बच्चों। धन्यवाद।